हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन स्विच के बारे में, जो कि बैक्टीरियोफाज में होता है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये जो बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो दो टाइप की साइकिल कर सकता है, या तो वो लाइटिक साइकिल कर सकता है या फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल कर सकता है। अब वो कैसे डिसाइड करता है कि लाइटिक साइकिल करनी है या लाइसोजेनिक साइकिल करनी है, यही हमारे आज लेक्चर का मुद्दा है और आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बैक्टीरियोफाज होता है इसके पास, अगर हम मेन देखें तो मेन इसके पास दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ये सब चीजों को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। एक होता है यहाँ पर सीआई रिप्रेसर। सीआई रिप्रेसर का दूसरा नाम होता है लैम्डा रिप्रेसर। ये जो सीआई रिप्रेसर है या फिर लैम्डा रिप्रेसर है, इसका काम क्या होता है? ये फेवर में जाएगा लाइसोजेनिक साइकिल के और ये बोलेगा लाइसोजेनिक साइकिल करवानी है। दूसरी तरफ यहां पर प्रेजेंट होता है एक और मॉलिक्यूल जिसको बोला जाता है क्रो। क्रो जो है यहाँ पर क्या करवाएगा? ये लाइटिक साइकिल करवाएगा, यानी कि ये किसके फेवर में? लाइटिक साइकिल के फेवर में होता है। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल फॉर रिप्रेसर एंड अदर थिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल फॉर रिप्रेसर एंड अदर थिंग। इसको कंट्रोल फॉर रिप्रेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर ये जो सीआई रिप्रेसर है इसका एंटागोनिस्टिक होता है ये, यानी कि इसका क्या होता है? दुश्मन होता है। ये जो क्रो है वो इसको ब्लॉक करता है और ये जो सीआई रिप्रेसर है ये इसको काम करने से ब्लॉक करता है, यानी कि एक दूसरे को एक्सप्रेस होने नहीं देते हैं। तभी तो लाइटिक साइकिल चलेगी या फिर लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी, जब ये एक दूसरे को रोकेंगे। अब यहां पर कैसे होगा? जैसे ही इस बैक्टीरियोफाज ने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, वैसे ही सबसे पहले दो जीन्स जो हैं वो उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और उनके ट्रांसक्रिप्शन से उनका ट्रांसलेशन होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे ही इन्फेक्शन शुरू हुआ है उस टाइम पे यहाँ पर दो जीन्स जो है उनका एक्सप्रेशन शुरू होता है। सबसे पहले का नाम आप जान चुके हैं, क्रो, और एक का नाम होता है एन। यहाँ पर दो जीन प्रेजेंट होते हैं, क्रो जीन और एन जीन। इनका सबसे पहले क्या किया जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। अगर मैं आपको छोटा सा पोर्शन दिखाऊं, यहां पर बैक्टीरियोफाज के जीनोम का एक छोटा सा पोर्शन है। आप यहां पर देख सकते हैं ये प्रेजेंट है एन, आप यहां पर देख सकते हैं ये प्रेजेंट है क्रो। फिलहाल इन्हीं पे ही हम फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर दो प्रमोटर प्रेजेंट है, एक प्रमोटर है पीएल और एक प्रमोटर होता है पीआर। पीएल प्रमोटर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड प्रमोटर, और पीआर का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड प्रमोटर। यहां पर ये जो दोनों प्रमोटर ही अपना अपना काम करेंगे। जो पीएल प्रमोटर है वो यहां पर एन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और ये जो पीआर है वो क्रो का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। पीएल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एन का ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए। पीआर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यहां पर क्रो का ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में करवा रहा है, ये राइट हैंड डायरेक्शन में करवा रहा है। क्रो का हमें फंक्शन पता चल गया। क्रो का फंक्शन क्या होता है? यहां पर लाइटिक साइकिल करवाना। एन का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? एन जो प्रोटीन यहाँ पे बनेगा वो एज एंटी टर्मिनेटर वर्क करता है। एंटी टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे सिंथेसिस करवा रहा है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं, तब आफ्टर अ टाइम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टर्मिनेशन आ जाएगा टर्मिनेटर को देख के। लेकिन एंटी टर्मिनेटर ये होने नहीं देगा। एन कैसे एक्ट करेगा? एन जो है वो एंटी टर्मिनेटर के तौर पे एक्ट करेगा और ये इस स्टेप को रोक देगा। वो बोलेगा कि टर्मिनेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू रखो। ये काम होता है एन का। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? अभी हमने यहाँ पे देखा पीएल पे आ गया आरएनए पॉलीमरेज और यहाँ पर पीआर पे आ गया आरएनए पॉलीमरेज। यहां से हमने क्या बना लिया? क्रो की सिंथेसिस कर ली, यहाँ पे हमने एन की सिंथेसिस कर ली प्रोटीन की। ये एक्ट कर रहा है एंटी टर्मिनेटर के तौर पे और क्रो प्रोटीन जो है वो क्या करवाना चाहता है? लाइटिक साइकिल करवाना चाहता है। ये सबसे पहले यहाँ पे होता है, सबसे पहले इन दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए इनको इमीडिएट अर्ली जीन्स बोला जाता है। इमीडिएट अर्ली जीन्स क्योंकि ये सबसे पहले बने। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है और एंटी टर्मिनेटर आ चुका है, तो दोनों तरफ ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होगी। फिर ट्रांसक्रिप्शन क्रो और एन के बाद रुकेगी नहीं और यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उनका भी ट्रांसक्रिप्शन करवाया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर इसके बाद किसका ट्रांसक्रिप्शन होगा? इसके बाद यहाँ पर C2 का ट्रांसक्रिप्शन होगा और C3 का ट्रांसक्रिप्शन होगा। यानी कि यहाँ पर PL ने N के साथ साथ C3 का भी ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया और PR ने क्रो के बाद C2 का भी ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया। अब यहाँ पर C3 और C2 आपको किसके लिए चाहिए होते हैं? C3 एंड C2 आपको चाहिए होते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के लिए।
ये आपको चाहिए लाइसोजेनिक साइकिल के लिए, आपको C1 को एक्सप्रेस करवाना है। C1 बोल रहा है मेरा अभी तक एक्सप्रेशन शुरू नहीं हुआ है और C1 आपको लाइसोजेनिक साइकिल के लिए चाहिए, तो आपको C3 और C2 बनवाने पड़े लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर C2 बन चुका है और C3 भी बन चुका है, आप इस स्टेप में देख सकते हैं। ये थर्ड स्टेप है जिसमें C2 की फॉर्मेशन हो गई, C3 की फॉर्मेशन होगी एंटी टर्मिनेटर्स की वजह से। अब यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर आप देख सकते हैं एक प्रमोटर प्रेजेंट है, PRE प्रमोटर। ये जो PRE प्रमोटर है ये किसके लिए होता है, ये C1 के एक्सप्रेशन के लिए होता है। ये किसका एक्सप्रेशन करवाएगा, ये C1 का एक्सप्रेशन करवाएगा। PRE का यहाँ पे मतलब क्या होता है, रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या करवाएगा, इसका नाम है रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। नाम से ही पता चल रहा है ये रिप्रेसर को एस्टेब्लिश करवाएगा और रिप्रेसर की ये यहाँ पे सिंथेसिस करवाएगा, CI रिप्रेसर की। तो यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो कि PRE पे कौन आके बाइंड हो चुका है, C2 आके बाइंड हो चुका है। लेकिन यहां पर जो C2 होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और C2 को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया का एक प्रोटीन। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियोफाज नहीं, बैक्टीरिया का एक प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, उस प्रोटीन का नाम करता है HFLA, जो कि किसका प्रोटीन है, यहां पर ये हमारा प्रोटीन है बैक्टीरिया का। इसको क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइसोजेनी। ये किसको आके डिस्ट्रॉय कर देगा, ये यहां पे आके डिस्ट्रॉय कर देगा C2 को। अगर C2 डिस्ट्रॉय हो गया तो C2 PRE पे नहीं जा पाएगा, PRE पे नहीं जा पाएगा तो यहां पर C1 का किस तरीके से हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो यहां पर जो C3 है वो C2 से बाइंड होता है और इसको क्या करवाएगा, इसको स्टेबल करवाएगा। किस तरीके से स्टेबल करवाता है, जो C3 है वो डिस्ट्रॉय कर देगा HFLA को, यानी कि इसने उल्टा काम करवा दिया। HFLA C2 को डिस्ट्रॉय करता तो C3 ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहां पर जो HRE है वो क्या करवाएगा, सॉरी यहां पर जो PRE है, PRE यानी कि प्रमोटर RE, ये क्या करवाएगा, ये इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में C1 की सिंथेसिस करवाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि अगर ये C1 की सिंथेसिस करवा रहा है, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्रो की सिंथेसिस भी हो जाएगी। लेकिन जो क्रो की सिंथेसिस है, अगर आप नॉर्मली देखो तो क्रो की राइट हैंड साइड सिंथेसिस हो रही है, यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, यानी कि यहां पर इसका कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, यहां पर इसका एंटी सेंस स्ट्रैंड बनेगा। अब ये जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है ये कैसा, ये तो उल्टा है, जो नॉर्मली स्ट्रैंड होता है सेंस स्ट्रैंड इसके उल्टा है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये जाके सेंस स्ट्रैंड के साथ पेयर अप कर लेगा, यानी कि ये क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा। ये RNA का एक स्ट्रैंड है, ये RNA का एक स्ट्रैंड है जो पहले से प्रेजेंट था। इन दोनों ने क्या किया, पेयर अप कर दिया और ये क्या नहीं कर पाएंगे, ये ट्रांसलेशन नहीं करवा पाएंगे। तो यहां पर क्या नहीं हो पाएगा, क्रो प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पर जो हमारा RNA बन रहा है क्रो का वो उल्टा बन रहा है। इसके बाद यहां पर क्या बन गया, C1 बन गया। C1 प्रोटीन आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे C1 प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में देखें C1 प्रोटीन के बारे में, तो ये किस तरीके से बना होता है, इसके पास एक C टर्मिनल होता है, इसके पास एक N टर्मिनल होता है। टोटल 236 अमाइनो एसिड का बना होता है। जो C टर्मिनल होता है वो डाइमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि 2 C1 मिलकर डाइमराइज करेंगे, और N टर्मिनल जो होता है वो DNA से जाके बाइंड होगा, यानी कि इसका काम क्या होगा, DNA से जाके बाइंड होना। आपको यहाँ पे पता चल रहा है रिप्रेसर प्रोटीन ऑब्वियसली किसी चीज को तो रिप्रेस करेगा, और ऑब्वियसली बात है किसको रिप्रेस करेगा, क्रो को, क्योंकि वो क्रो का दुश्मन है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे फिर से देखें तो यहाँ पर अब हमारा C1 बन चुका है। अब C1 को किसका रोकना है, C1 को क्रो को रोकना है। C1 क्रो को कैसे रोक सकता है, C1 क्रो को सिर्फ तब रोक पाएगा जब यहाँ पर PR पे वो RNA पॉलीमरेज आके बाइंड ही ना होने दे, क्योंकि RNA पॉलीमरेज क्रो को एक्सप्रेस करवाता है। यहाँ पर ये जो PR राइट हैंड साइड वाला जो प्रमोटर और PL जो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रमोटर है, इन दोनों के पास ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दोनों के पास 3 ऑपरेटर रीजन है, 1 2 3 1 2 3। यहां पर जो 1 होगा वो किसके नजदीक होगा, ट्रांसक्रिप्शन साइट के नजदीक होगा। यहाँ पर N इज द ट्रांसक्रिप्शन साइट और यहाँ पे क्रो इज द ट्रांसक्रिप्शन साइट, तो इनके नजदीक प्रेजेंट है। यहां पर अब क्या होता है, यहां पर ये जो C1 है, C1 रिप्रेसर जो है यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा। इसकी जो C1 की एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, इसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी जो होती है वो OR1 के लिए होती है।
जैसे ही C1 O1 से जाके बाइंड होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किससे आके बाइंड नहीं हो पाएगा, वो पीआर से आके बाइंड नहीं हो पाएगा। पीआर से आके अगर बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी क्रो की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाई तो लाइटिक साइकिल हो नहीं पाएगी। इसकी जो एफिनिटी है सबसे ज्यादा OR1 के लिए। एक बार यहां पर ये OR1 से बाइंड हो गया तो OR1 हेल्प करेगा C1 को बाइंड करने के लिए OR2 से। यहां पर क्या होगा, C1 OR2 से भी आके बाइंड हो गया, किसकी मदद से, OR1 पे। जब यहां पर OR2 से बाइंड हो जाता है तो OR2 क्या करता है, OR2 स्टिम्युलेट करता है किसके एक्सप्रेशन को, और एक्सप्रेशन हो C1 का। वो कैसे करता है, यहां पर आप एक और प्रमोटर रीजन देख सकते हो जिसका नाम है PRM प्रमोटर। ये जो PRM प्रमोटर होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है C1 के और एक्सप्रेशन के लिए। एक तो PRE था, ये भी C1 का एक्सप्रेशन करवा था, लेकिन ये शुरुआत करवा रहा था। यहाँ पे कंटिन्यूएशन C1 के एक्सप्रेशन का कौन करवाएगा, PRM। इसलिए इसका नाम भी होता है प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर मेंटेनेंस, क्योंकि ये क्या करने वाला है, ये रिप्रेसर के अमाउंट को मेंटेन करने वाला है, रिप्रेसर मेंटेनेंस होता है। तो यहां पर क्या होगा, एक बार OR2 पे आके कौन बैठ चुका है, C1 बैठ चुका है, तो इसकी वजह से यहां पर इसका एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो PR रीजन है पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। ये अगर ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ C1 का एक्सप्रेशन हो पाएगा। यहां पर आप देख सकते हो PRM और PR जो है वो एडजेसेंट प्रेजेंट है, तो यहां पर किसका एक्सप्रेशन होगा, या तो यहाँ पे PRM का होगा या फिर PR करवाएगा, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन करवाएगा, दोनों साथ में नहीं करवा सकते। तो यहां पर अगर आपने PR को ब्लॉक करवा दिया तो PRM एक्सप्रेशन करवाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ईदर ऑफ दीज विल बी एक्सप्रेस्ड। सेम कंडीशन यहां पर भी सेम चलेगी। यहां पर क्या होगा, OL1 पे अगर C1 आके बाइंड हो गया, यहां पर OL1 पे C1 आके बाइंड हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एंटी टर्मिनेटर नहीं बन पाएगा। यहां पर किसकी सिंथेसिस होगी, यहां पर नो सिंथेसिस ऑफ एंटी टर्मिनेटर, यहां पर एंटी टर्मिनेटर नहीं बनेगा। अब आपको पता है अगर यहां पर एंटी टर्मिनेटर नहीं बन रहा और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं बन रहा तो C2 और C3 भी अब ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि PL क्या करवा रहा था, C3 का एक्सप्रेशन करवा रहा था, और PR क्या करवा रहा था, C2 एक्सप्रेशन करवा रहा था। तो यहां पर इन सब की वजह से क्या नहीं होगा, नो एक्सप्रेशन ऑफ C3 एंड C2। पर आपको C3 और C2 चाहिए ही क्यों थे, आपको C3 और C2 तो सिर्फ इसके स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए थे PRE के थ्रू, पर अब तो C1 ने खुद ही स्टार्ट करवा लिया, अब तो C1 खुद जाके PRM से स्टार्ट करवा सकता है, तो C2 और C3 की जरूरत नहीं है, तो इसका एक्सप्रेशन खुद हो जाएगा। पर यहां पर एक और चीज होती है कि यहां पर ये जो C1 है वो किसके साथ जाके बाइंड हो सकता है, वो ORE के साथ भी जाके बाइंड हो सकता है। हालांकि इनकी एक्टिविटी जो होती है, इनकी जो एफिनिटी होती है वो लीस्ट एफिनिटी है। C1 की एफिनिटी OR3 के लिए लीस्ट है, स्टिल वो अगर यहां पे जाके बाइंड हो गया तो वो क्या करवाएगा, वो रिप्रेस करवा देगा खुद का एक्सप्रेशन, क्योंकि इस कंडीशन में उसने PRM को ब्लॉक कर दिया। PRM यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो इसने क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया खुद की सिंथेसिस को, यानी कि यहाँ पे C1 की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, C1 प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या मैं बोल सकती हूँ कि C1 एज अ एक्टिवेटर के तौर पे भी वर्क कर रहा है, एज अ रिप्रेसर के तौर पे भी वर्क कर रहा है, क्योंकि C1 ने खुद को बनवाया भी, और अगर C1 का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये खुद को रोकता भी है। तो अभी तक यहाँ पर इस तरीके से ये कहानी चलती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो कि क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे लाइसोजेनी साइकिल चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, C1 रिप्रेसर जीन ने क्या बनाया, C1 बनाया, यहाँ पे प्रोटीन बने, इन्होंने डाइमर बनाया और ये किसके साथ जाके बाइंड हो गए, ऑपरेटर L और R के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं आया, और आरएनए पॉलीमरेज किस पे आया, PRM पे आया, PRM पे आरएनए पॉलीमरेज आया, जिसकी वजह से यहाँ पर किसकी सिंथेसिस हो गई, C1 mRNA की, और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहेगा। वहीं अगर लाइटिक साइकिल चलती यानी कि लाइसोजेनी नहीं हुआ, यानी कि C1 रिप्रेसर नहीं बना, तो उस कंडीशन में यहां पर PL और PR पे आरएनए पॉलीमरेज आता और N और क्रो की सिंथेसिस करता। या तो ये स्टेप होगा या फिर ये स्टेप होगा, दोनों में से एक, दोनों साथ में नहीं चल सकते, या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा।
अब अगर हम यहाँ पर देखें लाइसोजेनी में, तो लाइसोजेनी में क्या चीज होती है, लाइसोजेनी में प्रोफाज की सिंथेसिस होती है। प्रोफाज की सिंथेसिस होने का मतलब यहाँ पर अगर इस तरीके से ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम समझो प्रेजेंट है, ये किसका क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम के साथ आके कौन अटैच हो जाता है, बैक्टीरियोफाज का क्रोमोसोम यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ये किसका है, बैक्टीरियोफाज का क्रोमोसोम। ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, लाइसोजेनी पाथवे में होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, इस इंटीग्रेशन करवाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेस एंजाइम। ये जो इंटीग्रेस है ये भी किसके पास प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफाज के ही पास है, बैक्टीरियोफाज के जीनोम के पास ही प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो INT, इस पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पर आपके पास C1 है, यहाँ पर N है, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे कुछ और जीन्स प्रेजेंट और यहाँ पर INT प्रेजेंट है। अब यहाँ पर किसकी सिंथेसिस करवानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको INT की सिंथेसिस करवानी पड़ेगी। INT की सिंथेसिस किसकी वजह से होगी, INT की सिंथेसिस C2 की वजह से होगी। C2 जो है INT की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर ये जो प्रमोटर प्रेजेंट है, PI प्रमोटर, PI प्रमोटर का मतलब क्या है, प्रमोटर ऑफ इंटीग्रेशन, प्रमोटर ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर C2 जो है इसको मैसेज देगा, C2 इस पे आके बाइंड करेगा और किस में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा RNA पॉलीमरेज को यहाँ पे आके बाइंड करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर RNA पॉलीमरेज आ पाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर जो इंटीग्रेस है इसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, उसी के साथ साथ इसका ट्रांसलेशन होगा, जिसकी वजह से इंटीग्रेस प्रोटीन बन गया। एक बार इंटीग्रेस प्रोटीन बन चुका है तो फिर ये क्या करवा सकता है, तो फिर ये यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ये करवा पाएगा। अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो PI है वो भी इस डायरेक्शन में करवा रहा है सिंथेसिस और जो PL है वो भी इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करवा रहा है, तो ये जो इंटीग्रेस है वो PL से ही क्यों नहीं बन गया, वो PI से क्यों बना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि PL से क्यों नहीं बन गया, जब प्रमोटर यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आ गया और वो सिंथेसिस करवा ही रहा है, तो यहाँ पर ये जो है सिंथेसिस इंटीग्रेस की वो इसी से क्यों नहीं हो गई। इसका रीजन ये है कि जब यहाँ पर RNA पॉलीमरेज ये सिंथेसिस करवाता है तो उस कंडीशन में तो SIB जीन है ये भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर SIB जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो SIB जीन इस तरीके से एक स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये किसने बनाया, ये SIB ने बना लिया है स्टेम लूप स्ट्रक्चर। और अगर SIB ने स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लिया तो ये किसको मैसेज देता है, ये RNase3 को मैसेज देता है। RNase3 एक एंजाइम है जो कि क्या कर सकता है, जो कि RNA को कट कर सकता है। तो यहाँ पर RNase3 आके इस RNA को कट कर देगा, ये RNA कट हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर जब हम PI को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ PL, तो यहाँ पर एक टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है सिब के पहले, तो यहाँ पर इधर ही क्या हो जाएगा, इधर ही यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। जब हम किससे एक्सप्रेशन करें, जब हम PI से करें, क्योंकि जब PL से करते हैं तब N प्रेजेंट होता है और वो N टर्मिनेटर का मैसेज देता है, एंटी टर्मिनेटर का मैसेज देता है, तो इसकी वजह से टर्मिनेशन नहीं हो पाती। जब PL होगा तब यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगी, नो टर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। जब हम PL से करेंगे हमारा पॉलीमर RNA बनाएंगे, वहीं अगर हमने PI से बनाई तो यहाँ पर टर्मिनेशन हो पाएगी क्योंकि उसके पास एंटी टर्मिनेटर का मैसेज नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन में सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं होगा, सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो ये सब स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं और यहां पर आराम से ये जो INT है इससे प्रोटीन बन जाएगा। अब अगर हम यहां पर देखें, हमने यहां पर दो प्रमोटर देखे PL और PR, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रो और N के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें PRE एंड PRM को, जो कि किसको कोड करें, जो कि CI रिप्रेसर C1 रिप्रेसर को कोड करें, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों वीक प्रमोटर होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्रो अगर पहले ही बन चुका है तो वो C1 रिप्रेसर के बनने को रोकता क्यों नहीं है। वो बिल्कुल रोकेगा, अगर लाइटिक साइकिल चलेगी तो वो बिल्कुल रोकेगा। किस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, N और क्रो ट्रांसक्राइब हो चुके हैं। N और क्रो ट्रांसक्राइब होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जब क्रो और बन जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रो क्या करेगा, यहाँ पर क्रो डाइमर बना लेगा। क्रो एक बार डाइमर बना लेगा तो ये किसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ये OR3 के साथ जाके बाइंड हो जाएगा।
OR3 क्या है? OR3 ऑपरेटर रीजन है जो कि PRM पे प्रेजेंट है। अगर ये OR3 पे जाके बाइंड हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पर RNA पॉलीमरेज इससे आके बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर RNA पॉलीमरेज 3 इससे आके बाइंड नहीं हो पाएगा, यानी कि PRM से आके बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर PRM से आके बाइंड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर नो सिंथेसिस, यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। किसकी? C1 की यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। उसी के साथ साथ सबसे पहले तो क्रो ने डाइमर बना के OR3 के साथ बाइंडिंग की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ये जो क्रो है वो किसके साथ बाइंडिंग कर लेगा? OR2 के साथ भी कर लेगा और OR1 के साथ भी कर लेगा, जिसकी वजह से ये RNA पॉलीमरेज को बाइंड होने से रोकेगा। किसके साथ? PR के साथ, एंड उसी के साथ साथ PL के साथ भी ये बाइंडिंग होने से रोकेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसने PR और PL से ट्रांसक्रिप्शन होने से क्यों रोका है? क्योंकि ले वो तो क्रो का ही ट्रांसक्रिप्शन करवाना है ना, वो उसने उसलिए रोका है क्योंकि ले यहां पर ये जो PR और PL है, अगर इन्होंने कंटिन्यू किया ट्रांसक्रिप्शन करवाना तो ये C2 और C3 का ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगे। और अगर यहाँ पे C2 और C3 का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल में बात चली जाएगी। तो यहाँ पर जब सफिशिएंट अमाउंट में CRO बन गया, यानी कि क्रो बन गया, तो ये क्या कर देगा? ये PR और PL को भी ब्लॉक कर देगा, ताकि यहाँ पे किसकी सिंथेसिस ना हो सके? यहाँ पर C2 और C3 की भी सिंथेसिस ना हो पाए। अगर C2 और C3 की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर तो कुछ टेंशन ही नहीं है, फिर तो यहाँ पर लाइटिक साइकिल ही चलेगी, लाइसोजेनिक साइकिल ही नहीं चलेगी। यहाँ पर ये सेम उसी तरीके से होगी। OL3 के लिए सबसे ज्यादा बाइंड करेगा, फिर OL2 एंड OL1 के लिए। यहाँ पर एफिनिटी इसकी क्या होती है? OR3 के लिए सबसे ज्यादा, OR2 एंड OR1 के लिए सेम होती है। वैसे यहाँ पे OL3 के लिए सबसे ज्यादा, OL2 और OL1 के लिए सेम होती है क्रो की एफिनिटी। अब यहाँ पर लाइसिस करवाने के लिए लाइटिक साइकिल में कुछ और जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक का नाम है क्यू जीन। क्यू जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सिड फॉर्मेशन के लिए, कैप्सिड फॉर्मेशन करवाता है, और उसी के साथ साथ ये क्या करवाएगा? लाइसिस करवाएगा। ये कैप्सिड फॉर्मेशन भी करवाता है और लाइसिस करवाता है, इसलिए बैक्टीरियोफाज को फिर से इस तरीके से बहुत सारे कैप्सिड बनवाने पड़ते हैं अगर वो लाइटिक साइकिल में जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्यू जीन आता है जो कि कैप्सिड फॉर्मेशन करवाता है, उसी के साथ साथ लाइसिस भी करवाता है। इसी के साथ जो क्यू होता है वो एंटी टर्मिनेटर होता है, सेम एज जैसे हमारा एन था, ये भी एंटी टर्मिनेटर है। ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? ये PR डैश से ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। यहाँ पर ये जो प्रमोटर है इससे ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और यहाँ पे इन जीन्स का ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है जो कि लाइसिस करवाएंगे। किसका लाइसिस करवाएंगे? बैक्टीरिया का लाइसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है और ये जो लाइटिक साइकिल होती है, ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंड होती है कि कौन जल्दी बनता है। यहाँ पर जो C1 रिप्रेसर है वो जल्दी बनता है, या फिर यहाँ पे क्रो जो है वो जल्दी बनेगा। जो भी यहाँ पे जल्दी बनेगा, जो भी यहाँ पे फास्ट बन जाएगा, वो दूसरे वाले को रोकेगा। अगर क्रो यहाँ पे जल्दी बन गया तो वो C1 को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और C1 अगर जल्दी बन गया तो वो क्रो को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। दोनों एंटागोनिस्टिकली बनते हैं। जो यहाँ पे क्विकेस्ट आएगा, जो यहाँ पे सेल में सबसे जल्दी बनेगा, उस हिसाब से लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल चलती है। इसी के अलावा अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो यहाँ पर बैक्टीरिया पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। अगर यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कंडीशन बहुत अच्छी है, यानी कि बैक्टीरिया फटाफट डिवाइड हो सकता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में हमने देखा था एक प्रोटीएज था जिसका नाम था HFLA। ये जो HFLA है ये क्या कर देगा? ये यहाँ पर आके C2 को डिग्रेड कर देगा। ये क्या कर देगा? C2 को डिग्रेड कर देगा। अगर यहाँ पे बैक्टीरियल कंडीशन अच्छी है तो HFLA क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इस कंडीशन में अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ तो ये क्या कर देगा? ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इट विल बी वेरी एक्टिव। अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव है और C2 बन ही नहीं रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो पाएगा? C1 नहीं बनेगा, तो यहां पर कोई लाइसोजेनिक साइकिल नहीं हो पाएगी। ये क्या नहीं हो पाएगा? नो लाइसोजेनिक साइकिल विल अकर। बट दूसरी तरफ अगर बैक्टीरियल कंडीशंस आर बैड, बैक्टीरियल कंडीशंस यानी कि ग्रोथ कंडीशंस जो है अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो ये HFLA है ये कैसा होगा? ये बहुत कम एक्टिव होगा और बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा? लेस एक्टिव होगा। अगर ये लेस एक्टिव है तो उस कंडीशन में यहाँ पर C2 जो है वो स्टेबल रह जाएगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, और उस कंडीशन में यहाँ पे C1 की सिंथेसिस होगी, और C1 की सिंथेसिस होगी तो यहाँ पे लाइसोजेनिक पाथवे चलेगा।
तो पहला तो डिपेंड करता है कि कौन बनता है, दूसरी उसके साथ साथ ही बैक्टीरियल की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम जब पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि कंडीशन कैसी है। अच्छी कंडीशन है तो लाइटिक साइकिल चलती है, और अगर बैड कंडीशन है तो उस कंडीशन में लाइसोजेनिक साइकिल चलती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पे कुछ जीन्स देखे थे, जैसे कि ये सारे अर्ली जीन्स हैं। अर्ली जीन्स में सबसे पहले एन और क्रो बनता है, जो कि क्रो प्रोटीन और एंटी टर्मिनेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इनके बनने की वजह से जब यहाँ पे पीआर और पीएल कंटिन्यू करते हैं तो डिलेड अर्ली जीन्स बनते हैं, जिसमें C2 जो होता है वो C1 का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है और इंटीग्रेज का करवाता है। C3 C2 को स्टेबलाइज करता है, यहाँ पर INT इंटीग्रेज बनाता है, SIX एक्सिसेज बनाता है। O और P जो जीन्स है वो डीएनए रेप्लिकेशन करवाएंगे। यहाँ पर ये जो O और P है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेप्लिकेशन के, यानी कि इसी जीनोम का और रेप्लिकेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर क्यों हमने देखा था एंटी टर्मिनेशन था और वो और जीन्स को बनवा रहा है, लेट जीन्स को। यहाँ के जो जीन्स है वो लेट जीन्स है, इसलिए लाइसिस करवाने वाले जीन्स आपको बाद में चाहिए। तो यहाँ पर लेट जीन्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं, जिसमें कौन आता है, A to Z जीन्स, जो कि हेड एंड टेल के सिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरियोफाज के हेड और टेल के सिंथेसिस करेंगे, और उसी के साथ साथ S और R जीन्स आते हैं जो कि लाइसिस करवाएंगे। तो ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी कहानी इस तरीके से चलती है। यहाँ पे अगर हम देखें पूरी कहानी किस तरीके से चलती है, अगर हम उसको एक मैप के तरह पे, एक फ्लो चार्ट की तरह पे बनाने की कोशिश करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया। बैक्टीरियोफाज जैसे ही यहाँ पर इन्फेक्ट करेगा उसकी वजह से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले किसके जाके बाइंड होगा, पीआर से जाके बाइंड होगा और पीएल से जाके बाइंड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एन की सिंथेसिस होगी और जिसकी वजह से यहाँ पे सीआरओ की सिंथेसिस होगी। यहाँ पर इसके बाद एक बार यहाँ पर एन आ गया, यानी कि एंटी टर्मिनेटर आ गया, तो ये किसके सिंथेसिस करवाने लगेगा, ये यहाँ पे सिंथेसिस करवाने लगेगा हमारे C3 की, और यहाँ पर ये किसके सिंथेसिस करवाने लगेगा, C2 के सिंथेसिस करवाने लगेगा। ये दोनों मिलके किसके पास जाएंगे, PRE के पास जाएंगे, ताकि PRE के ऊपर कौन आ जाए, PRE के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आ जाए, और PRE किसके सिंथेसिस करवा सके, C1 की। इस कंडीशन में क्रो की भी सिंथेसिस होगी, लेकिन क्रो की जो डायरेक्शन होगी सिंथेसिस की वो लॉन्ग डायरेक्शन में इसकी सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये उल्टा इस क्रो को काम करने से रोकेगा। यहाँ पर जो C1 है वो किसके साथ जाके अब बाइंड होगा, ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड होगा। ये सबसे पहले किसके साथ जाके बाइंड होता है, OR1 से जाके बाइंड होगा और OL1 से जाके बाइंड होगा। जैसे ये OR1 से जाके बाइंड होगा, यहाँ पर क्या ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर जो PR है वो ब्लॉक हो जाएगा। PR ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर नो क्रो सिंथेसिस कहना कर, कोई क्रो की यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर इधर किसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, यहाँ पे N की सिंथेसिस भी रुक जाएगी, क्योंकि इसने क्या कर दिया, OL से जाके बाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये जो है, नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद किसके साथ जाके बाइंड होगा, सेकेंड स्टेप में ये जाके बाइंड हो जाता है OR2 के साथ भी जाके बाइंड, जिसकी वजह से ये क्या करवाएगा, ये PRM को मदद करवाएगा किससे बाइंड होने में, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होने में, जिसकी वजह से यहाँ पर मोर C1 की सिंथेसिस होगी। जब यहाँ पर सिंथेसिस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हाई अमाउंट में आ जाएगा C1, इस कंडीशन में ये क्या करने वाला है, इस कंडीशन में यहाँ पर ये जाके बाइंड हो जाएगा OR3 से, और ये क्या करवा देगा, ये खुद की ही सिंथेसिस को रिप्रेस करवा देगा, यानी कि रिप्रेस करवा दी इसने इट्स ओन सिंथेसिस। किसने करवाया, ये C1 ने करवाया, क्योंकि उसकी सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो चुकी थी सेल में। उसी के साथ साथ जब यहाँ पर ये OL1 से जाके बाइंड होता है और N की सिंथेसिस रुक जाती है, तो इस कंडीशन के बाद क्या हो जाता है, इस कंडीशन के बाद यहाँ पर C2 एंड C3 की भी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, C1 और C2 और C3 की भी सिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन को, N की सिंथेसिस नहीं हो रही, एंटी टर्मिनेटर नहीं बन रहा। ये हम इसलिए ब्लॉक कर सकते थे क्योंकि अब हमें PRE की जरूरत नहीं है, हमें PRE की सिर्फ और सिर्फ जरूरत शुरुआत करने के लिए थी। PRM जो है इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करवा सकता है, कब तक, जब तक C1 का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। तो एक तरफ हमने ये पूरी कहानी देखी, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर क्रो का अमाउंट ज्यादा हो चुका है तो क्रो किसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, क्रो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है OR3 के साथ, और OR3 के साथ ये किसके सिंथेसिस नहीं होने देता, नो सिंथेसिस होने देगा। किसके सिंथेसिस के लिए रोकेगा, यहाँ पर ये C1 की सिंथेसिस नहीं होने देगा।
उसी के साथ साथ यहाँ पर ये OL3 के साथ भी जाके बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर ये किसकी सिंथेसिस नहीं होने देगा, नो सिंथेसिस ऑफ N, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या सिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ पे नो सिंथेसिस होगी किसकी, C2 एंड C3 की भी। अगर C2 C3 भी नहीं बन पा रहे हैं तो यहाँ पे C1 भी नहीं बन पाएगा, तो ये बहुत तरीकों से C1 की सिंथेसिस को रोक रहा है। उसी के साथ साथ ये किसके साथ जाके बाइंड होगा, ये OR2 के साथ भी जाके बाइंड होगा और OR1 के साथ भी जाके बाइंड होगा, सेम OL1 के साथ भी जाके बाइंड होगा और OL2 के साथ भी जाके बाइंड होगा बाद में, ये सेकेंड स्टेप है। जब इनके साथ जाके बाइंड होगा तो ये किसकी सिंथेसिस को रोक रहा है, ये क्रो की सिंथेसिस को रोक रहा है। इसने इनडायरेक्टली किसको रोक दिया, नो क्रो सिंथेसिस। ये अपनी सिंथेसिस को ही कब रोकेगा, जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो चुका है, क्रो का अमाउंट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वो अपनी सिंथेसिस को रोक देगा, इट इज सफिशिएंट फॉर द लाइटिक साइकिल। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर PI करके एक प्रमोटर प्रेजेंट था जिसको हेल्प कर रहा था C2, ताकि वो क्या कर सके, इंटीग्रेस बना सके, जो कि इंटीग्रेस हमें हेल्प करने वाला है। यहाँ पर PL ने इंटीग्रेस की सिंथेसिस क्यों नहीं की, इस वाले प्रमोटर से क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे सिप प्रेजेंट था जो कि ऐसा RNA बना रहा था जिसमें स्टेम लूप था। अगर वो RNA बनाएगा तो वैसे भी RNAs उसको आके डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ऐसे का कोई मतलब नहीं है। और इंटीग्रेस यहाँ पे क्या कर रहा था, इंटीग्रेशन में मदद कर रहा था। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि एक Q नाम का जीन है जो कि क्या करवाता है, यहाँ पर डिले जो जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे हमने देखा था लेट जीन्स को वो एक्सप्रेस करवाता है ताकि वो लाइसिस करवा सके, कैप्सिड की फॉर्मेशन करवा सके। फाइनली जो हमारा स्टेप था उसमें हमने यही देखा था, क्रो और C1 इन दोनों के बीच में जंग चलेगी, जो जल्दी आ गया, जिसकी सिंथेसिस जल्दी ज्यादा हो गई, वो इसमें जीत जाएगा। और उसमें काफी रोल बैक्टीरिया का भी होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो यहाँ पर HFLA आके C2 को डिग्रेड कर देगा, अगर ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है तो वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा। इस तरीके से गाइस ये पूरा का पूरा लेक्चर चलता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा है। अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे और इससे नोट्स बनाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप गाइस दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।